सुनो बेटा, तो आपका बॉक्स 2 किसके बारे में दिया हुआ है? गुसेसिव गारबेल्टी के बारे में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में गुसेसिव गारबेल्टी साउथ को लिबरेट करते हैं, है ना? साउथ लिबरेटर। ये यस, कब पैदा हुए, कब मरे? 1807 टू 1882, 1807 से 1882। दिस इज बर्थ एंड दिस इज इमोर्टल। मरने के बाद ये आदमी अमर हो गया। गुसेसिव गारबेल्टी इटली के फ्रीडम फाइटर जैसे हैं। फ्रीडम फाइटर क्या? फ्रीडम फाइटर ही है। गुसेसिव गारबेल्टी क्या है? इटली के फ्रीडम फाइटर। बॉक्स 2 में गुसेसिव गारबेल्टी के बारे में दिया हुआ है। गुसेसिव गारबेल्टी 1807 में पैदा हुए, 1882 में मरे। इससे पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, गुसेसिव गारबेल्टी ने साउथ वाले पार्ट को आजादी दिलाई थी। साउथ वाला पार्ट जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में नहीं, स्पेन के कब्जे में था। कंफ्यूजन होता है ना? तो साउथ, स्पेन, सब कनेक्टेड है, सब याद आएगा। ठीक है। इटली के क्या है? ये फ्रीडम फाइटर है। इटली के फ्रीडम फाइटर है और फ्रीडम फाइटर साउथ को लिबरेट किया। अब फ्रीडम फाइटर तो है, जैसे कि हमारे भगत सिंह की आर्मी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, वैसे ही गुसेसिव गारबेल्टी जो फ्रीडम फाइटर है, उनकी भी आर्मी को बोला जाता है रेड शर्ट आर्मी। रेड शर्ट आर्मी, रेड शर्ट आर्मी या रेड टी शर्ट आर्मी, तो गुसेसिव गारबेल्टी की आर्मी का नाम है ये। करीबन करीबन कितने? 30,000 सोल्जर है। लगभग 30,000 सोल्जर है इसकी आर्मी में, रेड शर्ट आर्मी में। नहीं, ये थे इटली के। गुसेसिव गारबेल्टी इटली के थे। गुसेसिव गारबेल्टी इटली के थे और इनने जब इटली को आजादी दिलानी थी, साउथ के जो साउथ का जो साइड था, इटली का साउथ का साइड था, वो स्पेन के कब्जे में था। तो गुसेसिव गारबेल्टी ने अपनी आर्मी और वहां के पेजेंट्स की मदद से साउथ को आजादी दिलाई, साउथ को आजादी दिलाई। अब और एक और 2-3 चीजें, अब बैकग्राउंड थोड़ा सा और बता देता हूं। गुसेसिव गारबेल्टी के जो पेरेंट्स हैं वो मर्चेंट नेवी में है, मर्चेंट नेवी में थे। मर्चेंट नेवी, नेवी पता है ना? मर्चेंट नेवी बिजनेस वाला होता है। मर्चेंट मतलब बिजनेस, मर्चेंट नेवी। आप भी पास आउट करोगे तो या तो इंडियन नेवी में जाओ या तो मर्चेंट नेवी में जाओ, ऐसा है। ओके, गुसेसिव गारबेल्टी। अब मैं कल का जो लेक्चर भी ले रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि गुसेसिव गारबेल्टी, गुसेसिव माजीनी, गुसेसिव माजीनी के फैन थे। गुसेसिव माजीनी के फैन थे। फैन क्यों थे? क्योंकि गुसेसिव गारबेल्टी गुसेसिव माजीनी के साथ काम कर चुका था। 1833 गुसेसिव गारबेल्टी गुसेसिव माजीनी से मिलते हैं। गुसेसिव गारबेल्टी गुसेसिव माजीनी में मिलते हैं। और अगर आपको याद हो, गुसेसिव माजीनी को देश से बाहर निकाला था। क्यों निकाला था? इटली में रेवोल्यूशन कर रहे थे। गुसेसिव गारबेल्टी भी गुसेसिव माजीनी के साथ रेवोल्यूशन कर रहा था और इसको भी देश से बाहर निकाला था, इसको भी देश से बाहर निकाला था। अब जब ये देश से बाहर निकले तो ये कहां गए थे? फ्रांस में गए थे। ये नहीं, ये इटली से, इसको देश से बाहर निकाल दिया गया है, इसको देश से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये साउथ अमेरिका में चले गए थे। जब गुसेसिव माजीनी को देश से बाहर निकाला तो ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसी जगह में गए, और गुसेसिव गारबेल्टी को जब बाहर निकाला देश से, साउथ अमेरिका में चले गए। दोनों मतलब एक ही
मकसद के लिए देश से बाहर निकाला था। क्यों? इटली को ये रेवोल्यूशन किया था इनने। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बता रहा हूं। अब देश से बाहर निकाल दिया, फिर वापस से एंट्री होती है इनकी, गुस्ताव गारिबल्डी की वापस से एंट्री होती है 1858 में, 1833 में। 1833 के वक्त इनको बाहर निकाला, 1858 में इनकी वापस से एंट्री होती है, फिर वो अपनी आर्मी बनाते हैं, फिर वो साउथ में अटैक करते हैं, और 1860 में साउथ को आजाद दिला देते हैं। फिर 1861 में इटली पूरा आजाद होता है। इटली जब आजाद कब होता है? 1861 में। ठीक है, तो ये ओवरऑल है। अब ये पहला वाला पैराग्राफ है, इसमें बॉक्स 1 में पहला वाला पैराग्राफ है ओवरऑल। सेकंड पैराग्राफ, अब चलिए दूसरा वाला पैराग्राफ। वापस से मैं इटली का मैप बनाने की ट्राई करता हूं। रफ इटली का मैप है, ये किंग के पास था, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रिया के पास था, ये वाला पार्ट पोप के पास था, और ये वाला पार्ट स्पेन के पास था। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं ये वाला जो है मैं आज समझाऊंगा, और इसको इन वाला पार्ट आजाद करवा दिया उसने, ये तो समझ में आ गया ना। चलिए आप इसको समझते, पोप क्या है। चलिए, यूरोप में कौन सा धर्म चलता है? क्रिश्चियनिटी। वही एग्जैक्टली, क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च। क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक चर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रोमन कैथोलिक चर्च है। इसमें पोप सबसे टॉप पोजीशन है, जो पोप है वो सबसे टॉप पोजीशन है। हाँ, ये जो है ये पोप के कब्जे में था, या फिर इसको स्टेट, मतलब ये जो जगह है वो पोप के कब्जे में है। अब पोप क्या है? सबसे टॉप पोजीशन है रोमन कैथोलिक चर्च की, रोमन कैथोलिक चर्च की टॉप पोजीशन है। अब सोसाइटी, यूरोप की सोसाइटी 3 उससे बटी थी, क्लर्गी, नोबिलिटी इन थर्ड एस्टेट। क्लर्गी, अब क्लर्गी में मतलब फादर वगैरह, सबसे बॉटम पे आता है चर्च का फादर, प्रीस्ट। इसके ऊपर है बिशप, इसके ऊपर है बिशप, इसके ऊपर है आर्च बिशप, इसके ऊपर है आर्च बिशप, और सबसे ऊपर कौन है? पोप। ये हायरार्की है, ये चर्च की हायरार्की है। फादर, बिशप, आर्च बिशप, पोप। एक आध दो और है, पर ये मेन है, मेन है। तो अब ये चर्च के वाला पार्ट चर्च के कब्जे, तो क्या, और इसके पास कितनी सोल्जर्स की आर्मी? 30,000। तो क्या हरा नहीं सकते, है ना? वाले हैं ये, तो हाथ में क्रॉस लेके चलते हैं, वाटर लेके चलते हैं। क्या होली वाटर से मार देंगे? क्या चर्च का क्रॉस फेंक के मार देंगे तब ये हार जाएंगे 30,000 लोग? नहीं। हालांकि रोमन कैथोलिक चर्च वेपन्स भी रखते थे, पर उसको प्रमोट वो नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग तो धर्म के रखवाले हैं ना। जीसस क्राइस्ट ने कभी तलवार वलवार चलाई क्या? वो तो उल्टा मर गया।
तो यस, तो पैपल स्टेट की जो प्रोटेक्शन है, पैपल स्टेट की फ्रेंच आर्मी करती थी, क्योंकि रोमन यूरोप में माना जाता है सबसे टॉप पे है और पोप सबसे टॉप पोजीशन है, तो राजा भी सुनते थे पोप की, काफी सारे राजा भी सुनते थे, और यहाँ की जो प्रोटेक्शन है वो फ्रांस की आर्मी कर रही है। ये मैंने बैकग्राउंड दे दिया जगह का। अब गुस्सिसिप गारिबल्डी अपने रेड शर्ट आर्मी के साथ यहां पे अटैक करते हैं। क्योंकि राजा के लिए ये स्टेट भी तो आजाद करना है। तो गुस्सिसिप गारिबल्डी ये 30,000 सोल्जर के साथ 1867 में अटैक करते हैं। कंप्लीटली फेल्ड। यहां पे ये अपने आर्मी के साथ अटैक तो करता है पर जीत नहीं पाता। क्यों नहीं जीत पाता? फ्रांस की आर्मी ज्यादा ताकतवर है। यस, पैपल स्टेट में फ्रांस की आर्मी इसको प्रोटेक्ट कर रही थी, ये इनको लेके अटैक तो करता है पर हार जाता है, क्योंकि इसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। पर हमने पढ़ा है कि जब इटली यूनिफाइड होता है, 1861 में, उसके बाद ये जो है गिव अप कर देता है। जब 1870 में फ्रांस की आर्मी प्रूशिया से लड़ती है, तो ये वाली जो आर्मी है वहां चली जाती है जंग लड़ने। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हमने देखा था ना, ओटो वन बिस्मार्क ने लड़ाई की थी। किसके साथ? फ्रांस के साथ। इस डेट पे 1870 से लेके 1871। जब यहां की आर्मी वहां चली जाती है जंग लड़ने, तो इसके पास कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। अब जब इसके पास कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, तो ये गिव अप कर लेता है, ये इटली में ज्वाइन कर लेता है 1870 में। ये है पूरी कहानी गुस्सिसिप गारिबल्डी वाली, बॉक्स 2 वाली।